हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो हम कल की क्लास के टॉपिक से ही एक बार शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक रिवाइज करा दूं कि हमने मीनिंग समझ लिया था। उसके बाद हमने ये समझ लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसके अंदर तीन चीज़ें बनाई जाती हैं। उसमें सबसे पहला था आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसे कहते हैं, बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस जो आपको बताती है। तो आज हम बैलेंस शीट के बारे में बात करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एक बेसिक एडजस्टमेंट समझेंगे और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, तो बैलेंस शीट में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आती हैं। सर, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाए हुए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के जिस तरीके से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे उसी तरीके से ही बैलेंस शीट में भी सारे के सारे सेम कंपोनेंट आने वाले हैं। बैलेंस शीट के अंदर कुछ एक माइनर चेंजेस होंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमने शुरू में चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट नहीं बोला जाता, क्योंकि ये मल्टीपल मेंबर्स का पैसा होता है और ये यूटिलाइज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसको आप अपने घर पे नहीं लेके जा सकते, वो आपका पर्सनल पैसा नहीं है, तो इसलिए उस पैसे को कहा जाता है यहाँ पे कैपिटल फंड अकाउंट। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स जो है बैलेंस शीट के वही सेम रहने वाले हैं। एक तरफ आपका सारी की सारी एसेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, दूसरी तरफ आपकी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। एसेट साइड में ऑब्वियसली जो भी आपको बेसिक मीनिंग बता देता हूँ मैं, शायद आपको अगर ध्यान ना हो तो। एसेट क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है। सर, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए उससे इकोनॉमिकल यानी कि पैसे की फॉर्म में बेनिफिट्स आएंगे, तो उसे हम एसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी प्लांट या मशीनरी हो गई, कोई भी आपका लैपटॉप हो गया, कोई भी ऐसा कोई मोटर व्हीकल हो गया जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसे हम अपनी एसेट कह के चलते हैं। लायबिलिटी यानी कि कोई भी पैसा जो हमने किसी से उधार लिया है, जो हमें किसी को वापस देना है। हमने अपने बिजनेस के लिए किसी से कोई भी जो पैसा है, अगर हमने वो उधार लिया है, हमें उसको वापस देना है, तो फिर इस केस के अंदर वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। जो लोन हम लेते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, जो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर पे करनी होती है यानी कि, और जो हमें शॉर्ट टर्म में यानी कि विद इन अ 1 ईयर आपको पे करनी होती है वापस, तो उसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं, जो कि हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम उधार में माल लेते हैं अपना, अपने गुड्स लेते हैं, अपना स्टॉक लेते हैं। ठीक है, सो बुक से गो थ्रू करते हैं एक बार बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कि ये क्या क्या कहता है। आपको बैलेंस शीट देखकर ही एक बिजनेसमैन को क्लियर कट समझ आता है कि उसने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है और कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है। एक बैलेंस शीट आपको क्लियर कट पिक्चर देती है कि आपने कितना पैसा लगाया था, उसमें से कितने की आपके पास एसेट्स खड़ी हैं और कितना आपको पैसा बाहर देना है, तो यानी कि आपकी नेट पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार आपकी बैलेंस शीट के रिगार्डिंग बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो जस्ट एज इन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न्स, अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इवन बाय अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल पोजीशन बता के चलती है ऑब्वियसली आपको आपकी बैलेंस शीट की, आपके पास कितनी एसेट है, कितने की लाइबिलिटी है। ठीक है, it is prepared from the balances remaining after transfer of all the revenue nature receipts and incomes and expenditure into the income and expenditure account। ठीक है, रेवेन्यू नेचर के जब खर्चे और इनकम जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद जो जितने भी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके बैलेंसेस को बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस को भी, चाहे वो सरप्लस हो चाहे वो डेफिसिट हो, उसको कैपिटल फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम्स। ठीक है, रेवेन्यू नेचर की आइटम का नेट बैलेंस जो है आपके कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर आ जाता है, तो जितने भी कैपिटल नेचर की आइटम्स रह गई वो सारी की सारी बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी एसेट हो, लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन एब्सेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। अब हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करके चल रहे हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होता है अपना। हाँ, हमारा जो सबसे मेजर जो सबसे पहला अकाउंट बनाया जाता है दैट इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, उसी के अंदर हमारी अपनी सारी, चाहे वो कैपिटल नेचर की आइटम हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हों या इनकम हो, दोनों
उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उसमें से रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कैपिटल नेचर की आइटम्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ एक एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम उन एडजस्टमेंट्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। नॉर्मली जो आपकी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं वो इस तरीके की आने वाली हैं कि सर जो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था तो हमने उसके इलस्ट्रेशन में ये देखा था कि हम उसके अंदर हमने एक एसेट्स भी परचेज़ करी थी, उसमें हमने फर्नीचर परचेज़ किया था, उसके अंदर हमने एक इन्वेस्टमेंट भी परचेज़ करी थी। तो इन सब चीज़ों को हमने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया था। ठीक है, तो अब इन एडजस्टमेंट्स को हम कहाँ पे दिखाने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स नहीं, इनके बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाने वाले हैं क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। ठीक है, फर्नीचर हमारे लिए 1 साल के लिए नहीं होता, फर्नीचर हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर हम कर रहे हैं लंबे समय के लिए तो वो हमें लंबे समय तक ही बेनिफिट्स देंगी। ठीक है, तो एक बार बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। आपके लिए बेसिक सा कंसेप्ट है बिल्कुल। फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स अपीयरिंग इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट ऑल्सो नोन एज ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये यानी कि बेसिकली आपको जो पिछले साल की बैलेंस शीट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है तो आपको करंट ईयर बैलेंसेस को लेके चलना है सिर्फ। तो जो आपकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंसेस सारे के सारे गिवन है। उसके अंदर आप करंट ईयर में जो भी आपने परचेज़ किया या फिर जो भी डिस्पोज ऑफ कर दिया यानी कि सेल कर दिया उसे आप एडजस्ट करेंगे और नेट जो बैलेंस बचेगा उसे आप अपनी करंट ईयर बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, ओनली द एडजस्टमेंट अमाउंट विल बी अपीयरिंग इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि बेसिकली जो हमारे पास आज की डेट में पड़ा है, जो बिक गया वो हट जाएगा, जो ख़रीदा है वो ऐड हो जाएगा और जो पिछले साल का था उसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स करके जो क्लोजिंग बैलेंस है वो शो किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक बेसिक सी बातें बताई हुई हैं इसमें। आपको, मेरे को नहीं लगता आपको इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ भी डिफरेंट होगा तो। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं बुक से। सो इफ़ सम न्यू एसेट्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि न्यू एसेट अगर हमने कोई भी परचेज़ करी, ठीक है, हमने उसके बदले या तो कैश दिया होगा या बैंक में से पैसा दिया होगा या फिर हमने उधार पे ली होगी, यानी कि हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस खड़ा होगा। तो चाहे किसी भी फॉर्म में ख़रीदा हो हमें मतलब नहीं है, हमने उस एसेट को ख़रीदा तो हमारे वो, अगर हमने वो कैश में ख़रीदा होगा तो हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मोस्ट डेफिनेटली वो शो होके चलेगा। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो आपकी पेमेंट साइड है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, तो आपको उसको हमेशा ध्यान रखना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को गो थ्रू करना है कि उसमें से कौन कौन सी एसेट्स हमने परचेज़ करी हैं। ठीक है, ताकि आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है, Such assets must be added on the previous year assets and shown on the asset side of the current year balance sheet। सिंपल सी बात है, अगर फर्नीचर ओपनिंग में भी आ रहा है, करंट ईयर में मेरे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर परचेज आ रहा है, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा और अपना क्लोजिंग बैलेंस में दिखा के चलूँगा पोस्ट डेप्रिसिएशन, उसको डेप्रिशिएट करने के बाद। तो इफ़ सम ऑफ द एसेट्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई भी एसेट सेल की गई है ड्यूरिंग द ईयर तो उसका एडजस्टमेंट भी आपको रिसीट साइड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप उस एडजस्टमेंट को, बुक वैल्यू को ऑब्वियसली आप उसमें से लेस करके चलेंगे आपके प्रीवियस ईयर बैलेंस से। ठीक है, और उसके बाद जो आपने करंट ईयर में परचेज़ किया है उसे ऐड करेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर को आप अपने बैलेंस शीट में शो करके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एसेट्स के रिगार्डिंग और क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं सर? डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन को तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, बेसिक आपको पता ही होगा, जो आपका नॉर्मल वियर एंड टियर होता है एक एसेट का, ठीक है, उसके लिए डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बनाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एसेट यूज़ हो रही है वो पुरानी होती जाती है, तो उसके रिगार्डिंग एक अकाउंट बनाया जाता है ताकि उसको आप फेयर वैल्यू के ऊपर ला सकें, क्योंकि आपको पता लगे कि आपकी एसेट की वैल्यू सिर्फ इतनी ही रह गई है, बाकी एसेट आप यूटिलाइज़ कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट्स होने वाली हैं एसेट साइड के अंदर? एसेट साइड के अंदर एक मेजर एडजस्टमेंट होती है आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हम एक्सपेंस को प्रीपेड करते हैं, यानी कि हमने अगले साल का खर्चा आज ही एडवांस में पे कर दिया, तो मतलब वो भी हमारे लिए एसेट हो गया। क्योंकि नॉर्मली जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो वैसे तो आपको 1 ईयर का बेनिफिट दे के चलते हैं,
बट अगर आपने किसी भी एक्सपेंस को प्रीपेड कर दिया यानी कि एडवांस में पे कर दिया अगले साल का खर्चा, तो यानी कि आपको उसका बेनिफिट इस साल नहीं मिलना है, आपको उसका बेनिफिट जिस भी साल में मिलना है आप उसको उस साल के अंदर अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बैलेंस पार्ट को आप कहाँ लेके जाएंगे? अपनी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं सर? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उसका बेनिफिट मेरे को लॉन्ग टर्म में मिलना है। तो जब उसका बेनिफिट मिलेगा तब मैं उसको बैलेंस शीट से हटा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ले जाऊँगा। ठीक है, अक्रूड इनकम्स इसी तरीके से सेम अक्रूड इनकम होती है, यानी कि जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा था उसमें एक इन्वेस्टमेंट आई थी जो हमने परचेज करी थी, तो 8% की इन्वेस्टमेंट थी और आइडियली उसके ऊपर 12,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट अक्रू हो गया था, बट हमारे पास कैश में सिर्फ कितना आया था? 9,000। तो बैलेंस जो 3,000 बचा वो हमारा अक्रूड इनकम था जो हमें रिसीव हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। अब क्योंकि वो रिसीव हमारा करंट ईयर की इनकम है तो हम अक्रूड इनकम को भी एडजस्ट करके चलेंगे, अपनी बैलेंस शीट का पार्ट दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है, वो हमें हमें मिलना है, मिला नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को भी हम अपनी एसेट साइड के अंदर शो करके चलते हैं। इसके अलावा आपका नॉर्मली जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हो गया वो आपका एसेट साइड के अंदर आके चलेगा। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो अगर आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो आप उसको एसेट साइड में शो नहीं करते, आप उसको हमेशा लायबिलिटी साइड में शो करने वाले हैं। ठीक है, वो आपके लिए एसेट नहीं है। अगर आपके पास अगर आपने अपने लिमिट से ज़्यादा अपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है कि एक लिमिट तक आप इतना पैसा अपने ज़ीरो बैलेंस होने के बाद भी उसमें से इतना पैसा तक आप निकाल सकते हैं। तो वो पैसा जो आपने यूटिलाइज़ कर लिया एक्सेस में शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए, तो फिर उस पैसे को वापस भी देना होता है, तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एसेट साइड के रिगार्डिंग, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती हैं। लायबिलिटी साइड के रिगार्डिंग अगर हम बात करके चलें तो लायबिलिटी साइड में आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, आपका कोई लोन अगर आपने लिया है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, ठीक है, आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए जिनसे आपने गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लायबिलिटी साइड में जो आपको डोनेशंस रिसीव हुई हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। स्पेसिफिक पर्पज़ कैसे? फॉर एग्जांपल अगर एक क्लब है, क्रिकेट क्लब है, उसे डोनेशन रिसीव हुई है ग्राउंड स्टेडियम ग्राउंड बनाने के लिए, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव हुई है। उस स्पेसिफिक पर्पज़ डोनेशन को आप उसी पर्पज़ के लिए ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उस डोनेशन को आप क्या करके चलेंगे? उस डोनेशन को आप कैपिटलाइज करके चलेंगे कि जब तक मेरा वो स्टेडियम नहीं बनता तब तक मैं उसको उसी साइड में लायबिलिटी साइड में शो करूंगा, और जब मेरा स्टेडियम बन जाएगा तो मैं उसके बैलेंस को स्टेडियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा और उसको बैलेंस को अपने कैपिटल फंड के अंदर मर्ज कर दूंगा। ठीक है, जब एडजस्टमेंट्स आएगी तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक एक मीनिंग बता रहा हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ डोनेशंस आपको रिसीव होती हैं तो आप उसे अपनी लायबिलिटी साइड में शो करने वाले हैं। इसी तरीके से आपकी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस देखो सर साल में एक ही बार रिसीव होती है। ठीक है, साल में क्या आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस मिल रही है तो आपको एक ही बार एज अ मेंबर वो पे करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, और क्योंकि आपने वो एक ही बार पे किया आप उसको हर साल पे नहीं करने वाले, उसके बेनिफिट जो हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए दे के चलने हैं। तो इसलिए उस बैलेंस को भी हम अपनी लायबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं। इसके अलावा आपका जो कैपिटल फंड अकाउंट है वो आपका लायबिलिटी साइड में आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे आउटस्टैंडिंग थे, हमने एडजस्टमेंट्स करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर हमें याद होगा, प्रीपेड की, अक्रूड की और आउटस्टैंडिंग, तीनों एडजस्टमेंट्स करी होंगी, तीनों टाइप की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है सर? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमने करंट ईयर में पे करना था बट हमने पे नहीं किया। ठीक है, तो उस एक्सपेंस को भी हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड में शो करने वाले हैं, क्योंकि वो हमें पे करना है, हमारी आउट ऑफ पॉकेट वो पैसा जाना है, वो हमारा ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। ठीक है, सो बुक से गो थ्रू करते हैं एक बार किस किस टाइप के एडजस्टमेंट्स कह रहा है ये लायबिलिटी साइड में करने के लिए। सबसे पहले ये कह रहा है नंबर 1, द लोन अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट शुड बी सीन and the receipts and payment account should be scanned for whether any payment for such loan has been made या फिर any new loan has been raised during the year। जितने भी कैपिटल नेचर की रिसीट्स होंगी वो हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मोस्ट डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में एक लोन आ रहा है और हमने ड्यूरिंग द ईयर उसका पेमेंट किया है या ड्यूरिंग द ईयर एक्स्ट्रा लोन रेज किया है तो वो हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आएगा। हम इन दोनों का सम टोटल करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हम अपना लायबिलिटी साइड के अंदर शो करके चलेंगे इन द लोन अकाउंट। ठीक है,
अगर कोई ऑब्वियसली अगर हमने कोई लोन रेज़ किया है तो वो हमें रिसीट साइड पे देखने को मिल जाएगा, और हमने कोई लोन की पेमेंट करी है तो हमें पेमेंट साइड पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि स्पेशल पॉइंट नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी हमने डिस्कस करके चले था कि अगर कोई स्पेशल नेचर का रिसीट आता है तो उसे भी हम रिकॉर्ड करके चलते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर, टिल कि वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूटिलाइज ना हो जाए। तो इफ़ देर इज़ स्पेशल रिसीट लाइक डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, यानी कि आपको अपने एनजीओ की बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेशल डोनेशन मिला है, तो फिर आप उसको अपनी लाइबिलिटी साइड के अंदर ही शो करके चलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंड मिला है कि आपको कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फॉर स्पेसिफिकली इन्हीं पर्पज़ के लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिला है, तो आप उसे लाइबिलिटी साइड में शो करने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने डिस्कस किया, जो एक्सपेंसेस हम करंट ईयर में कर चुके हैं बट हमने कैश की फॉर्म में उसे पे नहीं किया है। ठीक है, बट वो एक्सपेंडिचर हमारा करंट ईयर का ही है, तो फिर हम उसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी शो करेंगे, और इसके अलावा उसका जो अनपेड पोर्शन है वो हमारी लाइबिलिटी साइड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो हमें पे करना है। इसके अलावा है एनी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़, यानी कि बेसिकली इन केस ऑफ नॉट प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फंड, यानी कि जो भी हमारी एसेट साइड है अगर वो एक्सीड करती है लाइबिलिटी साइड को, हमें बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगा। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था हमारा? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन था हमारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे कैपिटल की जगह कैपिटल फंड अकाउंट आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है यहाँ पे, बट हमारा कैपिटल की जगह कैपिटल फंड अकाउंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो पोजीशन वही है, इक्वेशन भी वही है, सब कुछ सेम है। तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारा निकला, अगर हमारी एसेट एक्सीड करती है हमारी लाइबिलिटीज़ को, तो उसे हम कहते हैं हमारा कैपिटल फंड अकाउंट। ठीक है, और उसे हम अपने लाइबिलिटी साइड में शो करके चलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन होगा ओपनिंग कैपिटल फंड अकाउंट। अगर आपको नहीं भी गिवन है तो आप लास्ट ईयर की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में से लेस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड अकाउंट की। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर ऐड करके चलने वाले हैं करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट, या एडजस्ट करने वाले हैं। आप कह सकते हैं ऐड करने की जगह एडजस्ट करना, क्योंकि डेफिसिट होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम एडजस्ट करेंगे उसके अंदर करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग तो हम उसमें से वो करेंगे, और उसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमारा बचेगा क्लोजिंग कैपिटल फंड अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट ऑब्वियसली हमेशा टैली होके चलेगा। जब हम ये सारे अकाउंट्स अगर हम सही एडजस्टमेंट्स करेंगे तो सही तरीके से बनाएंगे तो बैलेंस शीट मैच करना ही तो सबसे बड़ी आफत है ज़िंदगी में। अगर हमने कभी भी अकाउंट्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सर, एक ही चीज़ की सबसे बड़ी इशू आता है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। अगर हम सारी एडजस्टमेंट सही से देखें, क्वेश्चन को सही से रीड करें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी बैलेंस शीट मैच ना हो। आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होकर चलेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको किसको क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं हमेशा, ताकि आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होके चले। ठीक है, सो अभी बैलेंस शीट के रिगार्डिंग तो इतना ही टॉपिक था। एक हमारा इलस्ट्रेशन आ रहा है अगला, जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक बेसिक एडजस्टमेंट पॉइंट्स आएंगे, जो कि हमारे एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं, जिनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए कुछ एक टर्म्स के, इससे पहले कि हम अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर शुरू करें। एडजस्टमेंट जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आएँ, तो हम एक बेसिक सा क्वेश्चन जो है ये सोल्व कर लेते हैं इसे। तो हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के चलना है। ठीक है, बातें सारी याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कि हमेशा करंट ईयर के लिए बनाया जाता है। करंट ईयर के सारे खर्चे उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर की कोई भी आइटम उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अगर कुछ ऑलरेडी आ रहा है तो उसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, चाहे आपका कैश एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो, ये सारे के सारे खर्चे आपके आने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स होने वाली हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है पूरा का पूरा। तो हम सारी आइटम्स को गो थ्रू करते हैं और एक बार उसके बाद हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे। तो हमें गिवन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक।
तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कभी भी ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो हम इसे इग्नोर करके चलने वाले हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस गिवन है हमें 2017, 18, 2018, 19 और 19, 20 के, यानी कि प्रीवियस ईयर प्लस सब्सिक्वेंट ईयर दोनों के सब्सक्रिप्शन भी गिवन है। और करंट ईयर हमारा जो है 31 ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 यानी कि 2018-19 की हम बात कर रहे हैं। तो करंट ईयर इनकम के अंदर हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम रिकॉर्ड करने वाले हैं 2,25,000 रुपीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, आइटम है रिसिप्ट साइड में, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन है, और स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, हमेशा उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनने वाला। उसके बाद हमारा पॉइंट है एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग। एंट्रेंस फीस को ऑब्वियसली हमारी करंट ईयर इनकम के अंदर हम मान के चलेंगे। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट एग्जांपल दूंगा एंट्रेंस फीस का, अगर आप किसी जू में जाते हैं तो आपको एंट्रेंस फी पे करनी पड़ती है। तो आपकी एंट्रेंस फीस जो है आपने पे की, वो जू के लिए उसकी रेवेन्यू नेचर की रिसीट हुईगी, क्योंकि उसके डे टू डे ऑपरेशन है, उसकी इनकम का सोर्स ही वही है, तो वो उस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस की अगर मैं बात करूं तो सर वंस इन अ लाइफ टाइम आपको पे करनी है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम अगर कोई भी चीज़ आ गई जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो गया, तो वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के स्कोप से पहले ही बाहर हो गया, यानी कि वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम आपका नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का रिसीट है, तो हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे देखें, अगर इसके आगे ही होना चाहिए लोकल्स रेंट, एक लास्ट एडजस्टमेंट है इसके अंदर लोकल्स रेंट का। तो लोकल रेंट भी आपका रेवेन्यू नेचर का ही रिसीट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक स्पोर्ट्स क्लब रन कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल रूम है, आप उसको उसके लिए आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो आपके लिए रेवेन्यू नेचर की इनकम है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड के अंदर हमारी कौन कौन से खर्चे हैं जो हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे होने वाले हैं, यानी कि जो हमने करंट ईयर रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्चा किया होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा रेगुलर नेचर का खर्चा है। लाइटनिंग भी, बिजली का खर्चा ऑब्वियसली हमारा रेगुलर है। रेट्स एंड टैक्सेस जो हमने पे किए वो भी हमारे लिए रेगुलर खर्चा है। टेलीफोन का खर्चा भी हमारा रेगुलर होता रहता है, एक साल के अंदर ही होता है, विद इन 1 ईयर के बेनिफिट्स होते हैं उसके। पोस्टेज एंड कुरियर भी हमारा रेगुलर नेचर का खर्चा है। वेजेस एंड सैलरीज, सर सैलरी तो हर महीने देनी पड़ती है, तो वो भी हमारे लिए रेगुलर नेचर का खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जनरली जो एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं उसका हमें बेनिफिट जो मिलता है विद इन 1 ईयर आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो ये भी हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा होने वाला है, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आने वाला। और उसके अलावा लास्ट में इसमें गिवन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये भी हमारे लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए कोई भी रेलेवेंस नहीं रखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके चलते हैं। नॉर्मली हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, हमें कुछ भी नहीं करना अभी से, हमें अपना फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सोल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन हम प्रॉपरली रीड कर चुके हैं पूरा का पूरा, ठीक है। सारी की सारी आइटम्स हम ऑलरेडी उसके अंदर रीड कर चुके हैं। तो सोल्व करके चलते हैं हमारे क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को डिस्कस भी कर चुके हैं हम पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन को। तो हम बना के चलते हैं अपना अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमें बनाना है, ऑब्वियसली हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, बुक्स ऑफ, ये छोटे छोटे पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में इन चीज़ों के भी हो सकता है कि आपको नंबर कट जाए, ठीक है। बुक्स ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब, बुक्स ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2019। ठीक है, इसके बाद हम इसका फॉर्मेट के ऊपर बात करें तो फॉर्मेट इसका सर सिंपल सा है, जैसा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट था वैसा ही इसका सिंपल सा एक प्लेन फॉर्मेट है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा टी शेप बनाना है। तो यहाँ पे आपके रुपीज़ यानी कि यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, आपका क्रेडिट साइड के अंदर आने वाला है आपके सारे के सारे रिसीट्स यानी कि सारी की सारी आपकी इनकम, और यहाँ पे आने वाले हैं आपके सारे के सारे एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब इसे हम सारी की सारी आइटम्स को सिंपल सा प्लेस कर देते हैं। तो हमने रिसीट साइड से शुरू किया था, तो इनकम साइड से हम शुरू कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस जो आ रहा है सबसे पहले, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर को सिर्फ हमने रिकॉर्ड करना है। बाय सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हमारा कितना था, 2,25,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम जो था हमारा क्वेश्चन के अंदर, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म है तो हम इसको इग्नोर करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा था नेक्स्ट आइटम टू एंट्रेंस फीस ऑब्वियसली हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसीट है तो हम इसे रिकॉर्ड करके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा बाय एंट्रेंस फीस 23,000 रुपीज़। उसके बाद हमारी अगली आइटम जो थी, हमारी अगली आइटम थी लाइफ मेंबरशिप फीस ऑब्वियसली क्या होती है आपकी, लाइफ मेंबरशिप फीस वंस इन अ लाइफ टाइम रिसीव हो रही है तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसीट नहीं है तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है हमारा बाय इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है हमें, 18,000 रुपीज़। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट था बाय लॉकर्स रेंट, लोकल का रेंट कितना है हमारा, 42,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो सेकंड साइड थी हम एक्सपेंसेस साइड को उसको गो थ्रू कर लेते हैं और सारा का सारा उसे प्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 38,750। तो लाइटनिंग बिजली पानी का खर्चा 26,250। अगला जो है हमारा टू रेट्स एंड टैक्सेस 17,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमारा टेलीफोन चार्जेस, कितने के हैं, 2,600 रुपये के। उसके बाद अगला जो है हमारा पोस्टेज एंड कोरियर का खर्चा है, वेजेस एंड सैलरीज है, एंड देन इंश्योरेंस प्रीमियम। wages and salaries 88,000 rupees, and then insurance premium। इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग हमें डेट गिवन नहीं थे कितने साल का है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा का सारा करंट ईयर से पर्टेनिंग है, इसलिए हमने इसको पूरे का पूरा ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है सिंपल सा। तो हमारा जो राइट हैंड साइड का टोटल है वो टोटल बनता है 225 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 42। 1842 आपका हो गया 60 प्लस 225 285, और 285 प्लस 23 आपका 3,08,000 रुपीज़। ठीक है, आपका जो इस साइड का टोटल है 38,750 प्लस 26,250 प्लस 17,000 प्लस 2,600 प्लस 2,000 प्लस 88,000 प्लस 15,000। तो ये आपका कितना हो गया, सारा का सारा मिला के 189,600।
189,600 में से 308 अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर बनता है दैट इज़ 1,18,400। ये हमारा क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहने वाले हैं, क्योंकि हमारी रेवेन्यू साइड एक्सीड करती है हमारे एक्सपेंस साइड को, तो हम इस बैलेंसिंग फिगर को बोलने वाले हैं सरप्लस। टू सरप्लस टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड अकाउंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा 308। ठीक है, आपको अब कुछ एक चीज़ें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो ऑब्वियसली आपको उसका वर्किंग नोट देना पड़ेगा। जैसे कि आपने जिन जिन चीज़ों को इग्नोर किया, अपने ओपनिंग बैलेंसेस को इग्नोर किया, सब्सक्रिप्शन के तो आपने अपने ओपनिंग बैलेंसेस को इसके अंदर इग्नोर किया था, सब्सक्रिप्शंस को जो ओपनिंग और सब्सिक्वेंट ईयर का थे, प्रीवियस ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर का, उसको आपने इग्नोर किया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग को आपने इसमें इग्नोर किया, तो आपको इसको भी वर्किंग नोट देना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस के रिगार्डिंग वर्किंग नोट देना पड़ेगा। परचेज ऑफ फर्नीचर के रिगार्डिंग भी एक वर्किंग नोट सिंपल सा एक सिंपल लाइन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, सो क्लियर है ये क्वेश्चन? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मली इस तरीके से सोल्व कर लिया है, पूरा का पूरा आपको इलस्ट्रेशन भी दिखा दिया सोल्व करके। ठीक है, आपका सॉल्यूशन और आपके वर्किंग नोट्स कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है, सम इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनकी एडजस्टमेंट्स ऑब्वियसली आपके सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस के अंदर आने वाली है। तो हम एक एक टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, उसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपका टर्म्स के अंदर कंफ्यूज होकर उसका गलत ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है, क्योंकि हर एक आइटम का ट्रीटमेंट अलग होने वाला है। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली आपका नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी का सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्राइब करना, यानी कि उसके मेंबर से जो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव हुई है, या मंथली या किसी भी तौर पे सब्सक्रिप्शन फीस जो आपको रिसीव हो रही है, जो आप यूटिलाइज़ करते हैं अपने सारे पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरल टर्म यूज़ की जा रही है सब्सक्रिप्शन के लिए। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमेशा इसको एज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। अगर इसके साथ कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर बिल्डिंग है या कोई स्पेसिफिक पर्पस सब्सक्रिप्शन है, आप उसे जनरल सब्सक्रिप्शन के अंदर लेके चलने वाले हैं। ठीक है, और रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में आपको ये रिसीट साइड के अंदर देखने को मिलेगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपका ये इनकम साइड के अंदर आने वाला है, क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी आपको रिसीव होती है नॉर्मली, तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में रिसीट साइड में देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या आपको ये देखने को मिलेगी? जी नहीं, आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस लाइफ टाइम में एक ही बार रिसीव होती है, तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। तो ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर देखने को मिलने वाली है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इसे रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, थर्ड जो आपका आ रहा है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड होता है बेसिकली कि एक इस तरीके का फंड होता है जो कि स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया हो इन ऑन द पर्पज़ ऑफ किसी की स्पेसिफिकली विल के ऊपर ये क्रिएट किया गया हो, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर ये कोई फंड क्रिएट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, तो मैंने वहाँ पे एक स्पेसिफिक फ़ंड क्रिएट किया एंडोमेंट फ़ंड के नाम से, कि ठीक है सर, इस फंड के अंदर जितना भी पैसा जाएगा, ठीक है, वो सारा का सारा आप यूटिलाइज़ करोगे सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाने में। आई डोंट, बाकी सब पैसे से क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, बट ये जो स्पेसिफिक पैसा है, जो इस फंड के अंदर जो पैसा डाला जाएगा, वो आप गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ही यूटिलाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक पर्पज़ जो फंड बनाया जाता है उन्हें एंडोमेंट फंड के फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट यानी कि बेसिकली वो होती है कि आप कह सकते हैं बिक्वेस्ट को कि आप कह सकते हैं गिफ्ट आफ्टर डेथ, या फिर आपको जो विल में मिलता है आफ्टर डेथ जो मिलता है। ठीक है, बिक्वेस्ट उससे कहा जाता है, बिक्वेस्ट और गिफ्ट। ठीक है, इनकम
ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। आपको बहुत सारी ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएंगे जो कि स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक ने बनाए होते हैं, और वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक फंड सेट कर देते हैं जो कि आपको आपके चिल्ड्रंस की बेटरमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, यानी कि आपके सन या डॉटर की बेटरमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया जाए। तो ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक फंड्स जो है ट्रस्ट की फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जाता है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो भी एंडोमेंट फंड का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली एंडोमेंट फंड, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी फंड स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्रिएट किया गया है सो दैट्स एन एंडोमेंट फंड। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फ़ीस के रिगार्डिंग मैं बात करूँ, मैंने आपको बोला था कि इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक पॉइंट है, एडजस्टमेंट है। सर नॉर्मली देखा जाए तो एंट्रेंस फीस आपकी दो तरीके से हो सकती है, एडमिशन फ़ीस या एडमिशन फ़ीस तो आपके स्कूल के अंदर जो होती है आपको हर साल पे करनी होती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस कुछ एक क्लब्स में इस तरीके की भी होती है कि आप उसको वन टाइम पे करिए तो उसके बाद आपको एडमिशन फ़ीस एटलीस्ट एडमिशन की फॉर्म में फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी है। ठीक है, तो दोनों ही मुद्दों के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। तो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस इसको इस तरीके से लेके चलती हैं कि ये हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, क्योंकि हमें हर साल रिसीव होना है, इसलिए हम इसे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करके चलने वाले हैं इनकम साइड के अंदर। हालांकि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि नहीं, ये हमारे को वन टाइम ही रिसीव हुआ है, तो फिर इस केस के अंदर हम इनको बैलेंस शीट के अंदर शो करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली अगर कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हम इसे हमेशा ज्यूम करेंगे कि ये नॉर्मल नेचर का एक एंट्रेंस फीस रिसीव हो रहा है, जैसे कि आपको एक ज़ू के अंदर जाने के लिए पे करना पड़ता है, तो आप उसको अपने इनकम साइड के अंदर ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, अनलेस अदरवाइज कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड हो कि आप इसको ट्रीट करें एज अ कैपिटल पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स थी। उसके बाद एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन गिवन है, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर 16-17 अगर आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हो रही है, नॉर्मली कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करने वाले हैं। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ क्लब टू सेकेंड केस 2 के अंदर भी इट इज़ पॉलिसी ऑफ क्लब टू ट्रीट एज ए रेवेन्यू रिसीट, तो फिर स्टिल द सेम केस हम इसे इनकम साइड के अंदर शो करने वाले हैं। ठीक है, केस 3 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, तो हम इसे शो करने वाले हैं अपने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ऐड करके चलने वाले हैं हम इसे। ठीक है, और अगर 16-17 आपको कहा गया कि स्पेसिफिक पोर्शन जो है, ये भी एक काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है जो आपको आगे क्वेश्चन में देखने को मिलने वाला है केस 4 का, कि 30% पार्ट आप उसको कैपिटल मान के चलिए, 70% पार्ट को आप उसको रेवेन्यू मान के चलिए। 1,20,000 का जो 70% है यानी कि 84,000 रुपीज़ आप उसे इनकम साइड के अंदर शो करने वाले हैं। ठीक है, और बैलेंस जो रह गया आपका, बैलेंस जो आपका 36,000 रुपीज़, उसको आप शो करने वाले हैं कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर, ऐड करने वाले हैं उसके बैलेंस को। अच्छा, इसको कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ही हमने ऐड क्यों किया? हमने इसको नॉर्मली अदर देन जैसे हम दिखाते हैं स्पेसिफिक फंड डोनेशन जो होती है हम उसको सेपरेट दिखाते हैं, तो हमने इसे सेपरेट क्यों नहीं दिखाया? तो इस चीज़ के ऊपर सिंपल सा सर एग्जाम वो है आपका रीज़न जो है इस चीज़ का। ठीक है, वो ये है कि एंट्रेंस फीस जो है वो आपको ये नहीं पता कि वो आपको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव हुई है। तो आपका एक नॉर्मल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोई भी एंट्रेंस फीस रिसीव हुई तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होती, वो एक जनरल पर्पज़ रिसीव होती हैं। और जनरल पर्पज़ अगर रिसीट है तो ऑब्वियसली सारी की सारी जनरल पर्पज़ रिसीट्स को हम पूल करने वाले हैं। अगर वो कैपिटल नेचर की है तो हम उसे पूल करने वाले हैं हमारे कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर। हमारा जो कैपिटल फंड अकाउंट है एक तरीके का पूल है जिसमें हर कोई अपना पैसा डाल रहा है। जो भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होगा वो सारा का सारा जनरल पर्पज़ के लिए होगा, और जनरल पर्पज़ का सारा पैसा उस पूल में जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता एंट्रेंस फीस के लिए तो आपको कैपिटल नेचर का होगा तो आपको इसको कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ऐड करना है। रेवेन्यू नेचर का होगा तो इसे इनकम साइड के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करके चलना है। ठीक है, इसके आगे जो है हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इलस्ट्रेशन जो अभी हमने जो देखा केस 1 के अंदर इनकम साइड के अंदर, केस 2 के अंदर भी इनकम साइड के अंदर, केस 3 के अंदर अगर हम बात करें तो कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ऐड होकर चलेगा। केस 4 के अंदर 70% जो था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एंड 30% जो है हमारा कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर ऐड होकर चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारी टर्म है दैट इज़ डोनेशन। डोनेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्स
जो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का वन ऑफ द मेजर सोर्स होता है वो डोनेशन होता है। तो डोनेशन आपको किस तरीके की हो सकती हैं, दो ही टाइप की हो सकती हैं, स्पेसिफिक डोनेशन या जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो रिसीव की गई है, जनरल डोनेशन जो कि जनरल पर्पज़ डोनेशन है। तो जनरल पर्पज़ अगर हमारे को डोनेशन रिसीव हुई है तो हम उसको हमारे नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड के अंदर शो करने वाले हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन रिसीव हुई है, जैसे अपने पिछले इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, तो उस तरीके की अगर हमें कोई स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव हुई है तो हम उसे कैपिटलाइज करने वाले हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड के अंदर वो शो होने वाली है। तब तक शो होने वाली है जब तक कि वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूटिलाइज ना कर ली जाए। ठीक है, तो बुक से इसके अलावा हमारा जो लेगेसी टर्म्स है, लेगेसी मीन्स आफ्टर डेथ जो भी आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ विल। ठीक है, आपके पेरेंट्स के या फिर आप कह सकते हैं खुदा ना खास्ता आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनकी डेथ के बाद जो आपको विल की फॉर्म में जो मिलता है पैसा, सो दैट्स योर लेगेसी मनी। तो उस फॉर्म की अगर आपको रिसीव होती है तो लेगेसी क्योंकि वन टाइम आपको रिसीव होने वाली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके रेवेन्यू नेचर की रिसीट नहीं होती, आपकी ये कैपिटल नेचर की रिसीट होती है, तो हम इसे अपनी बैलेंस शीट साइड में शो करने वाले हैं। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट आपका रेगुलर नेचर का खर्चा नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से शो करने वाले हैं? सर, जो मेरे को प्रॉफिट होगा सेल ऑफ एसेट के अंदर, मैं उसको उस प्रॉफिट पोर्शन को मैं अपना शो करने वाला हूँ इनकम साइड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैं उसका ट्रीटमेंट क्या करूँगा? उसके अलावा मैं उसका ट्रीटमेंट ये करूँगा कि मेरे को जो कॉस्ट थी उस एसेट की जो मैंने सेल कर दी, वो मेरे ओपनिंग की एसेट साइड में आ रही होगी वो कॉस्ट, तो क्योंकि मैंने उस एसेट को सेल कर दिया तो मैं उसको ओपनिंग साइड से हटा दूंगा। ठीक है, ओपनिंग साइड से यानी कि मैंने उसको लेस कर देना है, एसेट साइड से ही उसी एसेट को उसके बैलेंस में से लेस कर देना है। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट उसको इनकम साइड के अंदर बुक करके चलने वाले हैं। तो जो इलस्ट्रेशन आएगी तो हमने नॉर्मल डिस्कस करेंगे इसे किस तरीके से किया जाता है इसका एडजस्टमेंट। सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, सिंपल सी बात है सर, स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि सेकेंड हैंड हो गया, यूटिलाइज हो गया, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, तो आपके मिसलेनियस सोर्स ऑफ इनकम है। मिसलेनियस सोर्स ऑफ इनकम को हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ऑनरेरियम इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हो आपके जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो उन्हें सैलरी दी जाती है, उन्हें सैलरी ना बोलकर उसे हम ऑनरेरियम कहते हैं। तो इस तरीके से ऑनरेरियम जो उनको पे किया जाता है आपके लिए वो रेगुलर नेचर का खर्चा है, तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर वो आने वाला है। ठीक है, तो यही सारे हमारे जो बेसिक टर्म्स थी जो हमें डिस्कस करनी थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा तो ये सारी हमारी टर्म्स थी जो हमने डिस्कस करनी थी। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। आप इन सारे टर्म्स को गो थ्रू कर लेना, आप सारे के सारे मीनिंग्स गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कल की क्लास से हम मेजर जो क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, उनको शुरू करने वाले हैं। तो आपको बेसिक ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए एक बार 10-15 मिनट लगा के गो थ्रू कर लेना। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट पे कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली आप मुझे किसी भी सोर्स के थ्रू रीच कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की फॉर्म में हो, चाहे वो आपको किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू हो, या फिर आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।